Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी कक्षा 7, भूगोल का अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये अध्याय देखने में शायद आसान लगे, पर असल में ये भौतिक भूगोल और खासकर भू आकृति विज्ञान की आप कह सकते हैं बुनियाद रखता है। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू को समझना है। पृथ्वी की परतें कैसी हैं, ये शैलें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, खनिज और वो शैल चक्र वाली बात, वो समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स या ज्वालामुखी, वो आसानी से समझ आए। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि जो किताब के पीछे सवाल दिए हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी इसी चर्चा में कवर हो जाए। मतलब रटना नहीं, समझना है। बिल्कुल, तो शुरू करें? हाँ चलिए। तो सबसे पहले पृथ्वी की संरचना। किताब में प्याज वाला उदाहरण दिया है ना? हाँ, वो समझाने के लिए काफी अच्छा है। जैसे प्याज में परतें होती हैं ना, एक के ऊपर एक, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी कई संकेंद्रित परतों से बनी है। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कहते हैं इन्हें। सबसे बाहर वाली परत जिस पर हम सब हैं, वो है परपटी, अंग्रेजी में क्रस्ट, और ये मजे की बात है कि ये सबसे पतली परत है। सबसे पतली? पर ये तो महाद्वीपों पर भी है, महासागरों के नीचे भी। मोटाई तो अलग होगी ना? हाँ, यहीं पर बात आती है इसके दो हिस्सों की। पहला है महाद्वीपीय परपटी, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो जमीन वाला हिस्सा है। अच्छा। इसकी औसत मोटाई होती है लगभग 35 किलोमीटर्स, और ये बनी है मुख्य रूप से सियाल से। सियाल, SIAL, ये सिलिका और एल्यूमिना? बिल्कुल सही पकड़ा। सिलिका C और एल्यूमिना L, ये इसके मेन घटक हैं। ठीक है। और दूसरा हिस्सा? महासागरों के नीचे वाला, वो है महासागरीय परपटी, ओशियानिक क्रस्ट। ये काफी पतली है, औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर, और ये बनी है सीमा से, SIMA। सीमा, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम हुआ? एकदम सही, सिलिका और मैग्नीशियम। तो मोटाई में और बनावट में दोनों में फर्क है। तो ये जो सियाल और सीमा है, क्या इनके वजन या घनत्व में भी फर्क होता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो महाद्वीपीय परपटी है, सियाल वाली, वो हल्की होती है, और महासागरीय परपटी, सीमा वाली, वो भारी, मतलब ज्यादा सघन होती है, डेंसर। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हल्की होने की वजह से महाद्वीपीय परपटी ऊपर तैरती है, और भारी होने की वजह से महासागरीय परपटी नीचे रहती है। इसी से महाद्वीप और महासागर बेसिन बनते हैं। ये आगे प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए बहुत बेसिक और जरूरी पॉइंट है। अच्छा, ये तो बड़ा लॉजिकल है। ठीक है, तो ये हो गई सबसे बाहरी परत, परपटी। इसके नीचे क्या है? परपटी के ठीक नीचे आती है एक बहुत बहुत मोटी परत, उसे कहते हैं मैंटल। मैंटल? हाँ, ये परपटी के बेस से शुरू होकर करीब करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। मतलब पृथ्वी का ज्यादातर वॉल्यूम इसी मैंटल में है। 2900 किलोमीटर? बाप रे, ये तो बहुत गहरा हो गया। और सबसे अंदर? एकदम सेंटर में सबसे अंदरूनी परत है क्रोड, कोर, पृथ्वी का केंद्र। और इसकी रेडियस, त्रिज्या है लगभग 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर रेडियस। और ये किससे बना है? ये बना है मुख्य रूप से भारी धातुओं से, निकेल और लोहा। इसीलिए इसे निफे भी कहते हैं। निफे, NI और FE। निकेल और फेरस। बिल्कुल, निक फॉर निकेल, फेरस यानी लोहा। और यहाँ के हालात आप सोच भी नहीं सकते। तापमान और दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? अंदाजा है कुछ? और इसका असर क्या होता है? तापमान तो हजारों डिग्री सेल्सियस में है, और प्रेशर तो वायुमंडलीय दाब से लाखों गुना ज्यादा। इसी भयंकर ताप और दाब की वजह से ये माना जाता है कि जो अंदरूनी क्रोड है वो ठोस है, जबकि बाहरी क्रोड पिघली हुई अवस्था में है, तरल। अच्छा, ज्यादा तापमान पर ठोस? हाँ, क्योंकि दबाव इतना ज्यादा है कि वो उसे पिघलने नहीं देता। और यही जो अंदर की गर्मी है ना, यही पृथ्वी के अंदर की सारी हलचल, जैसे मैंटल में चलने वाली संवहन धाराएं, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के लिए एनर्जी का सोर्स है।
तो वो जो सवाल आता है ना अक्सर कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल। उसका जवाब यही है, ये तापमान और दबाव। हाँ, बिल्कुल यही। कोई भी मशीन या इंसान इतने ताप और दाब को झेल ही नहीं सकता। लगभग 6000 किलोमीटर गहरा जाना है समुद्र तल से, वो संभव ही नहीं है। अभी की टेक्नोलॉजी से वो सब पिघल जाएगा, कुचल जाएगा। बात तो सही है। तो ये हो गई पृथ्वी की 3 परतें, परपटी, मैंटल और क्रोड। ये बेसिक स्ट्रक्चर समझना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अब आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। अब परतों से आते हैं उस चीज पर जिससे ये परतें बनी हैं, खासकर परपटी यानी शेल और खनिज। शेल क्या होती है? आम भाषा में तो पत्थर कह देते हैं। हाँ, पत्थर कह देते हैं, लेकिन भूविज्ञान में इसकी एक परिभाषा है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड यानी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, उसे शेल, रॉक कहते हैं। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, एक जियोलॉजिकल चीज है। अच्छा। और ये शैलें अलग अलग रंग, आकार, गठन यानी टेक्सचर की हो सकती हैं। कुछ बहुत हार्ड जैसे ग्रेनाइट, कुछ नरम जैसे खड़िया मिट्टी या शेल। और ये अलग अलग तरह की शैलें बनती कैसे हैं? क्या इनके बनने के तरीके अलग हैं? हाँ बिल्कुल, उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर ही शैलों को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय नाम से लग रहा है आग से कुछ लेना देना है। हाँ, सही पकड़ा। आग्नेय शब्द लैटिन के इग्निस से आया है, जिसका मतलब ही आग होता है। ये शैलें तब बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ गर्म पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, मैग्मा, हाँ। वो ठंडा होकर जम जाता है, ठोस हो जाता है। और जब यही मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकलकर सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा? हाँ, तो लावा के ठंडा होकर जमने से भी आग्नेय शैलें बनती हैं। क्या इसीलिए इनको प्राथमिक शेल, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीधे पिघली हुई चीज से बनी है? एकदम सही। ये पृथ्वी पर बनने वाली पहली शैलें मानी जाती हैं, जिनसे बाकी शैलें बन सकती हैं। अब आग्नेय शैलें भी 2 तरह की होती हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि मैग्मा ठंडा कहाँ हुआ, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है बाहर और तेजी से ठंडा होकर जम जाता है, तो उसे कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शेल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूड मतलब बाहर निकलना। बहिर्भेदी, बाहर बनने वाली। हाँ, अब क्योंकि ये सतह पर हवा या पानी के संपर्क में आकर जल्दी ठंडा होता है, इसके क्रिस्टल्स को मतलब दानों को बढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। इसलिए इनकी बनावट बहुत महीन दानों वाली होती है, फाइन ग्रेन्ड। कोई उदाहरण? सबसे कॉमन उदाहरण है बसाल्ट। हमारा जो दक्कन का पठार है ना, डेक्कन प्लेटो, हाँ। वो ज्यादातर बसाल्ट से ही बना है। अच्छा, दक्कन का पठार बेसाल्ट का है। और अगर मैग्मा बाहर आने से पहले ही अंदर जम गया है तो? हाँ, अगर मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में धीरे धीरे ठंडा होके जमता है, तो बनती है अंतर्भेदी आग्नेय शेल, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूड मतलब अंदर घुसना। अंतर्भेदी, अंदर बनने वाली? बिल्कुल। अब क्योंकि ये गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है, क्रिस्टल्स को जमने और बड़ा होने का पूरा टाइम मिलता है, इसलिए इनके दाने बड़े होते हैं, लार्ज ग्रेन्ड या कोर्स ग्रेन्ड। इसका क्या उदाहरण है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्रेनाइट। आपने देखा होगा किचन में जो मसाला पीसने वाली सिल होती है या काउंटर टॉप होते हैं, वो अक्सर ग्रेनाइट के होते हैं। बहुत मजबूत पत्थर होता है ये, इमारतों में भी लगता है। तो मतलब ठंडा होने की स्पीड वही तय करती है कि दाने महीन होंगे या बड़े? हाँ बिल्कुल, सतह पर तेज ठंडा बराबर महीन दाने जैसे बेसाल्ट, गहराई में धीरे धीरे ठंडा बराबर बड़े दाने जैसे ग्रेनाइट। ये बहिर्भेदी और अंतर्भेदी का मेन फर्क है। ये तो एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरे टाइप पे आते हैं, अवसादी शेल। ये क्या होती हैं? दूसरा मुख्य प्रकार है अवसादी शेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री शब्द सेडिमेंट से बना है, जिसका मतलब होता है अवसाद। तो ये अवसादों से बनती हैं। अवसाद, अवसाद मतलब? देखिए, जब पहले से मौजूद शैलें, चाहे वो आग्नेय हो या कोई और, टूटती फूटती हैं मौसम की वजह से, या नदी, हवा, ग्लेशियर उनको बहाकर ले जाते हैं, तो वो लुढ़कती हैं, टकराती हैं, चटकती हैं और छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। अच्छा, छोटे टुकड़े। हाँ, रेत, मिट्टी, गाद, कंकड़, ये सब अवसाद कहलाते हैं। सेडिमेंट्स। और फिर इनसे पत्थर कैसे बनता है? ये जो अवसाद है, इनको हवा, पानी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देते हैं, जैसे झीलों में, समुद्र के तल पर, नदी के किनारों पर।
परत दर परत ये जमा होते जाते हैं, परत दर परत। लेयर बाय लेयर। हाँ, फिर ऊपर की परतों का वजन पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो नीचे की परतें दबती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। उनमें जो पानी होता है वो निकल जाता है और साथ ही पानी में घुले हुए खनिज इन कणों के बीच सीमेंट की तरह काम करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। इसे सीमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, दबाव और सीमेंट जैसा जुड़ाव। हाँ, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। इस पूरी प्रक्रिया से ये ढीले ढाले अवसाद कठोर होकर शैल की परत बन जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं अवसादी शैल। तो ये परतदार होती होंगी फिर, और कोई उदाहरण इनका? हाँ, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये परतों में पाई जाती हैं, लेयर्स में। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन बहुत कॉमन उदाहरण है, जो रेत के कणों के जमने से बनता है। लाल किला देखा है, वो बलुआ पत्थर का ही है। इसी तरह शेल है जो मिट्टी या गाद से बनती है। बलुआ पत्थर, ठीक है। और मैंने सुना है इनमें जीवाश्म भी मिलते हैं, फॉसिल्स। बिल्कुल सही। ये अवसादी शैलों की एक और बहुत खास बात है। जब ये अवसाद जमा हो रहे होते हैं ना, परत दर परत, तो उस टाइम के जो पेड़ पौधे, जानवर या छोटे जीव मर जाते हैं, वो भी उन्हीं परतों के बीच में दब जाते हैं। अच्छा। और लाखों सालों में उनके शरीर के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं या उनकी छाप, वो पत्थर में सुरक्षित रह जाती है। इन्हीं को जीवाश्म, फॉसिल्स कहते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में कैसे जीव जंतु थे, कैसा माहौल था। अरे वाह, तो ये तो टाइम कैप्सूल की तरह हो गई। हाँ, कह सकते हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन जो है, वो भी ज्यादातर अवसादी शैलों में ही मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये क्लियर हो गया कि अवसादी शैल अवसाद से बनती हैं और जीवाश्मी इनमें होते हैं। अब तीसरा टाइप, कायांतरित शैल। ये क्या भला है? कायांतरित तीसरा और आखिरी मुख्य प्रकार है कायांतरित शैल, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक शब्द का मतलब ही होता है रूप बदलना, काया का अंतरण। रूप बदलना? किसका रूप? जो पहले से मौजूद शैलें हैं, आग्नेय या अवसादी, उनका। जब ये शैलें पृथ्वी के अंदर ज्यादा गहराई में चली जाती हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से उन पर बहुत ज्यादा ताप यानी गर्मी, हीट, और दाब यानी दबाव पड़ता है। अच्छा, गर्मी और दबाव। हाँ, तो इस अत्यधिक ताप और दाब की वजह से बिना पिघले ही उन शैलों के अंदर के जो खनिज हैं, उनकी बनावट, उनका टेक्सचर सब बदल जाता है। एक नई तरह की शैल बन जाती है। इसी बदली हुई शैल को कायांतरित शैल कहते हैं। मतलब पुरानी शैल ही नए रूप में आ गई। उदाहरण देंगी कुछ? हाँ, जैसे चिकनी मिट्टी, क्ले, या शेल जो कि अवसादी हैं। जब इन पर बहुत ज्यादा दाब और ताप लगता है तो ये स्लेट में बदल जाती हैं। स्लेट देखी होगी आपने, काले रंग की होती है। पहले स्कूलों में लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी, छतों पर भी लगती है। हाँ, देखिए स्लेट। एक और बहुत फेमस उदाहरण है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये एक अवसादी शैल है। जब इस पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो ये बन जाता है संगमरमर। संगमरमर, ताजमहल वाला। बिल्कुल, वही संगमरमर। तो चूना पत्थर बदल गया संगमरमर में। ये कायांतरण का क्लासिक उदाहरण है। वाह, ये तो कमाल है कि कैसे एक पत्थर दूसरे में बदल जाता है। ये कायांतरण वाली बात अब समझ आई। आपने एक शैल चक्र का भी जिक्र किया था शुरू में, रॉक साइकिल। वो क्या है? शैल चक्र, हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये दिखाता है कि ये तीनों तरह की शैलें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, स्थिर नहीं हैं। ये कुछ खास कंडीशन में एक दूसरे में बदलती रहती हैं, एक चक्र की तरह। एक चक्र कैसे, कहाँ से शुरू होता है ये? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर चलिए मैग्मा से करते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है। हाँ। वो ठंडा हुआ, ठोस बना, क्या बनी? आग्नेय शैल। जैसे ग्रेनाइट या बेसॉल्ट। ठीक है, आग्नेय शैल बन गई। अब ये आग्नेय शैलें सतह पर आईं। मौसम, नदी, हवा ने इनको तोड़ा फोड़ा, क्या बने? अवसाद। अवसाद, हाँ। ये अवसाद कहीं जाकर जमा हुए, दबे, जुड़े, क्या बनी? अवसादी शैल, जैसे बलुआ पत्थर। ओके, अवसादी शैल भी बन गई। अब ये आग्नेय या अवसादी शैलें मान लीजिए जमीन के अंदर धंस गईं। उन पर बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ा, तो वो किस में बदल गईं? कायांतरित शैल में, जैसे स्लेट या संगमरमर। बिल्कुल, कायांतरित शैल बन गई। अब क्या ये चक्र खत्म? नहीं, और आगे? अगर इन कायांतरित शैलों पर और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ताप और दाब पड़े तो ये पिघल सकती हैं।
और पिघलकर क्या बनेंगी? वापस मैग्मा। एग्जैक्टली, वापस मैग्मा। और फिर वो मैग्मा ठंडा होकर क्या बनाएगा? फिर से आग्नेय शैल। ये तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ, इसीलिए इसे शैल चक्र कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इसी क्रम में होता है। आग्नेय शैल सीधे कायांतरित भी हो सकती है। अवसादी शैल पिघलकर मैग्मा भी बन सकती है। ये एक जटिल पर लगातार चलने वाला चक्र है। एनसीईआरटी की किताब में इसका एक चित्र 2.3 भी है, जो इसे अच्छे से दिखाता है। ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी की सतह पर जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं, डायनामिक है सब कुछ। अच्छा, ये तो शैलों की बात हो गई, पर शैलें खुद किससे बनी होती हैं? आपने खनिजों का जिक्र किया था। खनिज क्या हैं? सही सवाल। शैलें अलग-अलग खनिजों मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। खनिज क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, अच्छा। जिनकी अपनी एक निश्चित भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनका रंग कैसा है, कितनी कठोरता है, चमक कैसी है, घनत्व कितना है, और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है। उदाहरण? जैसे क्वार्ट्ज एक खनिज है, फेल्सपार एक खनिज है, माइका जिसे अभ्रक कहते हैं वो एक खनिज है। अब जैसे ग्रेनाइट शेल है, वो मुख्य रूप से इन्हीं क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। ओके, तो शेल खनिजों का मिश्रण है। हाँ। और इनका हमारे लिए क्या महत्व है? मतलब शैलों और खनिजों के उपयोग क्या हैं? अरे, इनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। मानव सभ्यता के लिए खनिज अनिवार्य हैं। कैसे? देखिए, कुछ खनिज तो ईंधन के रूप में काम आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। हमारी पूरी एनर्जी जरूरतें इन पर टिकी है ना। हाँ, वो तो है। फिर बहुत सारे खनिज उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। लोहा है जिससे स्टील बनता है, एल्यूमीनियम है, बर्तन से लेकर हवाई जहाज तक बनते हैं, तांबा है, बिजली के तार बनते हैं, सोना, चांदी, यूरेनियम, लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ खनिजों का दवाइयों में इस्तेमाल होता है, कुछ का खाद बनाने में, उर्वरक जैसे पोटाश। और शैलों का क्या उपयोग है? पत्थरों का? शैलें भी बहुत काम की हैं। जो कठोर शैलें हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उनका इस्तेमाल सड़कें बनाने में, बांध बनाने में, घर, इमारतें बनाने में होता है। जो नर्म शैलें हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, उनसे भी इमारतें बनती हैं। सीमेंट भी तो चूना पत्थर से बनता है। हाँ, सही बात है। और छोटे छोटे पत्थर, उनसे कंक्रीट बनता है, गिट्टी बनती है, बच्ची खेलते भी हैं पत्थरों से, पिट्ठू वगैरह। तो कुल मिलाकर शैलें और खनिज हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने अब तक पृथ्वी की परतें, तीनों तरह की शैलें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, उनके बनने की प्रक्रिया, शैल चक्र और खनिज और उनके उपयोग, इन सब पर विस्तार से बात कर ली है। हाँ, मुझे लगता है अध्याय के जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं और जो अभ्यास के सवालों के पीछे की बातें हैं, वो लगभग सारी कवर हो गई हैं। हाँ, जैसे वो सवाल थे ना कि पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं? परपटी, मैंटल, क्रोड। शैल क्या है? खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड। 3 प्रकार की शैलें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी कैसे बनती हैं? लावा बाहर तेजी से ठंडा, मैग्मा अंदर धीरे धीरे ठंडा। शैल चक्र क्या है? एक शैल का दूसरे में बदलना। शैलों के उपयोग, घर, सड़क, इमारत, खेल। कायांतरित शैल, ताप और दाब से बदली हुई शैल। हाँ, और वो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल भी, जैसे द्रवित मैग्मा से बनी शैल आग्नेय, सबसे भीतरी परत क्रोड, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज। जीवाश्म किसमें होते हैं? अवसादी शैल। सबसे पतली परत परपटी। ये सब क्लियर हो गया। और वो मिलान करने वाला प्रश्न भी था। क्रोड सबसे भीतरी परत, खनिज निश्चित रासायनिक मिश्रण, शैल सड़क इमारत बनाने में उपयोग, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिना, ये सब भी चर्चा में आ गया। हाँ, और वो कारण बताने वाले सवाल भी। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? अत्यधिक ताप और दाब। अवसादी शैल अवसाद से क्यों बनती है? अवसादों के जमने और दबने से। चूना पत्थर संगमरमर में क्यों बदलता है? अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरण से। बिल्कुल।
तो लगता है हमने एनसीईआरटी के इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, सवालों समेत। हाँ, कोशिश तो यही थी कि हर पहलू पर बात हो जाए। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कुछ खास बातें निकाल लेते हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से दिमाग में रखनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जरूर। तो पहले पृथ्वी की परतें। क्रम याद रखना है, बाहर से अंदर परपटी सबसे पतली, सियाल सीमा, फिर मेंटल सबसे मोटी और सबसे अंदर क्रोड नीफे सबसे भारी। शैल की परिभाषा, खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड। शैल के प्रकार, आग्नेय मैग्मा लावा से बनी प्राथमिक, बहिर्भेदी बाहर महीन दाने उदाहरण बेसाल्ट, अंतर्भेदी अंदर बड़े दाने उदाहरण ग्रेनाइट, अवसादी अवसादों से बनी परतदार जीवाश्म मिलते हैं उदाहरण बलुआ पत्थर शैल, कायांतरित ताप दाब से बदली हुई शैल उदाहरण स्लेट संगमरमर। शैल चक्र, शैलों का आपसी परिवर्तन। खनिज प्राकृतिक पदार्थ, निश्चित भौतिक रासायनिक गुण, इनके उदाहरण और उपयोग ईंधन उद्योग आदि। बहुत बढ़िया, ये एकदम टू द पॉइंट लिस्ट है प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस के लिए इन बेसिक चीजों का क्या महत्व है? मेंस इनसाइट्स। देखिए, ये बुनियादी बातें मेंस के लिए नींव का काम करती हैं। पहला, भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब अंदर की गर्मी, दबाव, परतें, यही सब तो प्लेट टेक्टोनिक्स, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी बड़ी प्रक्रियाओं को ड्राइव करती हैं। इनको समझने के लिए ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, मिट्टी कैसे बनती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मूल शैल कौन सी है, आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। जैसी शैल वैसे मिट्टी के गुण। तीसरा, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कहाँ कौन से खनिज मिलेंगे ये वहाँ की जियोलॉजी पर निर्भर करता है। जैसे भारत में धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज क्यों मिलते हैं या गोंडवाना शैलों में कोयला क्यों, ये समझने के लिए शैलों का ज्ञान जरूरी है। और चौथा, पृथ्वी एक डायनामिक सिस्टम है। शैल चक्र हमें यही बताता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, लगातार बदल रही है। बाहर की ताकतें अपक्षय, अपर्दन और अंदर की ताकतें ताप, दाब मिलकर पृथ्वी की सतह को आकार देती रहती हैं। बहुत अच्छे से समझाया। मतलब कक्षा 7 की ये जानकारी आगे भूगोल के कितने सारे टॉपिक से जुड़ती है। तो आज हमने पृथ्वी के अंदर की दुनिया को, शैलों और खनिजों को काफी गहराई से समझा। पर एक सवाल मेरे मन में अभी भी है। हम पृथ्वी के केंद्र तक तो जा नहीं सकते, ये हमने मान लिया। फिर वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला कि क्रोड निफे से बना है या मेंटल की मोटाई इतनी है? जरूर कोई अप्रत्यक्ष तरीके होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सारी जानकारी ज्यादातर अप्रत्यक्ष स्रोतों से आती है, जैसे भूकंपीय तरंगों, साइस्मिक वेव्स का अध्ययन करके। उनकी गति और रास्ते से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का पदार्थ कैसा है, कहाँ ठोस है, कहाँ तरल। इसके अलावा उल्कापिंडों का अध्ययन भी मदद करता है। ये अपने आप में एक अलग और बहुत दिलचस्प विषय है। सोचने वाली बात है। और भविष्य के बारे में सोचें तो क्या कभी हम इन गहराइयों के राज और बेहतर जान पाएंगे? क्या वहां कोई ऐसे खनिज या ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं जिनकी हमें अभी कल्पना भी नहीं है? कौन जाने। विज्ञान और तकनीक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। तो इन सवालों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.